नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं सामाजिक कहानियाँ चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कर्मभूमि भाग 1 का पेज 1। आइए सुनते हैं उपन्यास का पहला भाग। हमारे स्कूलों एवं कॉलेजों में जिस तत्परता से फीस वसूल की जाती है, शायद मालगुजारी भी उतनी सख्ती से नहीं वसूल की जाती। महीने में एक दिन नियत कर दिया जाता है, उस दिन फीस का दाखिला होना अनिवार्य है। या तो फीस दीजिए या नाम कटवाइए, या जब तक फीस न दाखिल हो रोज़ कुछ जुर्माना दीजिए। कहीं कहीं ऐसा भी नियम है कि उसी दिन फीस दुगुनी कर दी जाती है और किसी दूसरी तारीख को दुगुनी फीस न दी तो नाम कट जाता है। काशी के क्वींस कॉलेज में यही नियम था। 7वीं तारीख को फीस न दो तो 21वीं तारीख को दुगुनी फीस देनी पड़ती थी या नाम कट जाता था। ऐसे कठोर नियमों का उद्देश्य इसके सिवा और क्या हो सकता था कि गरीबों के लड़के स्कूल छोड़कर भाग जाएं। वही हृदयहीन दफ्तरी शासन जो अन्य विभागों में है, हमारे शिक्षालयों में भी है। वह किसी के साथ रियायत नहीं करता। चाहे जहाँ से लाओ, कर्ज लो, गहने गिरवी रखो, लोटा थाली बेचो, चोरी करो, मगर फीस जरूर दो। नहीं, दूनी फीस देनी पड़ेगी या नाम कट जाएगा। ज़मीन और जायदाद के कर वसूल करने में भी कुछ रियायत की जाती है। हमारे शिक्षालयों में नरमी को घुसने ही नहीं दिया जाता। वहाँ अस्थायी रूप से मार्शल लॉ का व्यवहार होता है। कचहरी में पैसे का राज है। हमारे स्कूल में भी पैसे का राज है, उससे कहीं कठोर कहीं निर्दय। देर में आइए तो जुर्माना, न आइए तो जुर्माना, सबक न याद हो तो जुर्माना, किताबें न खरीदिए तो जुर्माना, कोई अपराध हो जाए तो जुर्माना। शिक्षालय क्या है? जुर्मानालय है। यही हमारी पश्चिमी शिक्षा का आदर्श है, जिसकी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। यदि ऐसे शिक्षालयों से पैसे पर जान देने वाले, पैसे के लिए गरीबों का गला काटने वाले, पैसे के लिए अपनी आत्मा बेच देने वाले छात्र निकलते हैं तो आश्चर्य क्या है। आज वही वसूली की तारीख है। अध्यापकों की मेज़ों पर रुपयों के ढेर लगे हैं। चारों तरफ खनाखन की आवाज़ें आ रही हैं। सराफे में भी रुपयों की ऐसी झनकार कम सुनाई देती है। हर एक मास्टर तहसील का चपरासी बना बैठा हुआ है। जिस लड़के का नाम पुकारा जाता है वह अध्यापक के सामने आ जाता है, फीस देता है और अपनी जगह पर आ बैठता है। मार्च का महीना है। इसी महीने में अप्रैल, मई और जून की फीस भी वसूल की जा रही है। इम्तहान की फीस भी ली जा रही है। 10वें दर्जे में तो एक लड़के को 40 रुपये देने पड़ रहे हैं। अध्यापक ने 20वें लड़के का नाम पुकारा, अमरकांत। अमरकांत गैर हाजिर था। अध्यापक ने पूछा, क्या अमरकांत नहीं आया? एक लड़के ने कहा, आए तो थे, शायद बाहर चले गए हों। क्या फीस नहीं लाया है? किसी लड़के ने जवाब नहीं दिया। अध्यापक की मुद्रा पर खेद की रेखा झलक पड़ी। अमरकांत अच्छे लड़कों में था। बोले, शायद फीस लाने गया होगा। इस घंटे में न आया तो दूनी फीस देनी पड़ेगी। मेरा क्या अख्तियार है? दूसरा लड़का चले, गोवर्धन दास। सहसा एक लड़के ने पूछा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बाहर जाकर देखूं। अध्यापक ने मुस्कुराकर कहा, घर की याद आई होगी। खैर जाओ, मगर 10 मिनट के अंदर आ जाना। लड़कों को बुला बुला कर फीस लेना मेरा काम नहीं है। लड़के ने नम्रता से कहा, अभी आता हूँ। कसम ले लीजिए जो हाथे से बाहर जाऊं। यह इस कक्षा के संपन्न लड़कों में था। बड़ा खिलाड़ी, बड़ा बैठकबाज। हाजिरी देकर गायब हो जाता तो शाम की खबर लाता।
हर महीने फीस की दूनी रकम जुर्माना दिया करता था। गोरे रंग का लंबा छरहरा शौकीन युवक था जिसके प्राण खेल में बसते थे। नाम था मोहम्मद सलीम। सलीम और अमरकांत दोनों पास पास बैठते थे। सलीम को हिसाब लगाने या तर्जुमा करने में अमरकांत से विशेष सहायता मिलती थी। उसकी कापी से नकल कर लिया करता था। इससे दोनों में दोस्ती हो गई थी। सलीम कवि था, अमरकांत उसकी गज़लें बड़े चाव से सुनता था। मैत्री का यह एक और कारण था। सलीम ने बाहर जाकर इधर उधर निगाह दौड़ाई। अमरकांत का कहीं पता न था। जरा और आगे बढ़े तो देखा वह एक वृक्ष की आड़ में खड़ा है। पुकारा, अमरकांत, ओ बुधूलाल, चलो फीस जमा करो, पंडित जी बिगड़ रहे हैं। अमरकांत ने अचकन के दामन से आंखें पोंछ ली और सलीम की तरफ आता हुआ बोला, क्या मेरा नंबर आ गया? सलीम ने उसके मुंह की तरफ देखा तो उसकी आंखें लाल थीं। वह अपने जीवन में शायद ही कभी रोया हो। चौंक कर बोला, अरे तुम रो रहे हो, क्या बात है? अमरकांत सांवले रंग का छोटा सा दुबला पतला कुमार था। अवस्था 20 की हो गई थी पर अभी मसें भी न भीगी थी। 14-15 साल का किशोर सा लगता था। उसके मुख पर एक वेदनामय दृढ़ता जो निराशा से बहुत कुछ मिलती जुलती थी अंकित हो रही थी, मानो संसार में उसका कोई नहीं है। इसके साथ ही उसकी मुद्रा पर कुछ ऐसी प्रतिभा, कुछ मनस्विता थी कि एक बार उसे देखकर फिर भूल जाना कठिन था। उसने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं जी, रोता कौन है? आप रोते हैं, और कौन रोता है? सच बताओ क्या हुआ? अमरकांत की आंखें फिर भर आईं। लाख यत्न करने पर भी आंसू न रुक सके। सलीम समझ गया। उसका हाथ पकड़कर बोला, क्या फीस के लिए रो रहे हो? भले आदमी, मुझसे क्यों न कह दिया? तुम मुझे भी गैर समझते हो। कसम खुदा की, बड़े नालायक आदमी हो तुम। ऐसे आदमी को गोली मार देनी चाहिए। दोस्तों से भी गैरियत। चलो क्लास में, मैं फीस दिए देता हूँ। जरा सी बात के लिए घंटे भर के लिए रो रहे हो। वह तो कहो मैं आ गया, नहीं तो आज जनाब का नाम ही कट गया होता। अमरकांत को तसल्ली तो हुई पर अनुग्रह के बोझ से उसकी गर्दन दब गई। बोला, पंडित जी आज मान न जाएंगे? सलीम ने खड़े होकर कहा, पंडित जी के बस की बात थोड़े ही है, यही सरकारी कायदा है। मगर हो तुम बड़े शैतान। वह तो खैरियत हो गई, मैं रुपये लेते आया था, नहीं खूब इम्तहान देते। देखो आज एक ताज़ा गज़ल कही है, पीठ सहला देना। आपको मेरी वफा याद आई, खैर है आज यह क्या याद आई। अमरकांत का व्यथित चित्त इस समय गज़ल सुनने को तैयार न था, मगर सुने बगैर काम भी तो नहीं चल सकता। बोला, नाजुक चीज़ है, खूब कहा है, मैं तुम्हारी ज़बान की सफाई पर जान देता हूँ। सलीम, यही तो खास बात है भाई साहब, लफ्ज़ों की झंकार का नाम गज़ल नहीं है। दूसरा शेर सुनो। फिर मेरे सीने में एक हुक उठी, फिर मेरे सीने में एक हुक उठी, फिर मुझे तेरी अदा याद आई। अमरकांत ने फिर तारीफ की, लाजवाब चीज़ है, कैसे तुम्हें ऐसे शेर सूझ जाते हैं? सलीम हंसा, उसी तरह जैसे तुम्हें हिसाब और मजमून सूझ जाते हैं, जैसे एसोसिएशन में स्पीच दे लेते हो। आओ पान खाते चलें। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ उपन्यास कर्मभूमि भाग 1 का पेज 1। हमें आशा है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और यह उपन्यास हम थोड़ा थोड़ा आपको हर दिन परोसेंगे। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि यह उपन्यास आपको कैसा लगा और हमारी कोशिश आपको कैसी लगती है। धन्यवाद।